हेलो स्टूडेंट, विनर बोर्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के महा मैराथन क्लास करेंगे। हिस्ट्री का जो जैसे आप लोग का 3 बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक से कम इसमें 250 प्लस क्वेश्चन को हमने ऐड किया है। अगर इस क्लास को आप लोग अच्छी तरह से पूरी क्लास को देख लेते हैं तो इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। भले ही ये क्लास आज हम लोग का बड़ा क्लास होगा, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे क्लास को देखिएगा। इस पूरे क्लास को एक साथ कराने का मेरा उद्देश्य है कि एक ही क्लास में आप लोगों का सारा इतिहास का एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नंबर ऑफ क्वेश्चन 250 प्लस है, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर हुआ करती थी वह किस चीज की बनी होती थी? ऑप्शन है लोहा का, तांबा का, कांसे का, सेल खड़ी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल खड़ी का। जो हड़प्पा सभ्यता की जो मुहर होती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। अब आप लोग हमको बताइए कि जो यहाँ पर हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा की जो खोज है वो दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी कब किए थे? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। और जो ये हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। तो जो एक्स्ट्रा बातें बताया जा रहा है उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। अब आप लोग से पूछे कि बनावली जो है किस नदी के किनारे है? तो जो बनावली जो है वह सरस्वती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली की खोज कौन किया था? तो बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट। तो जो एक्स्ट्रा बात हम बता रहे हैं उसको भी आप लोग याद रखिएगा। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज कब किए थे? तो 1974 ईस्वी में किए थे। 1974। देखिए एक क्वेश्चन एक के साथ हम 3 एक्स्ट्रा बातें को बताते हुए चल रहा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग इस पूरे क्लास को देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पर है? भोगवा नदी के किनारे। अगर आप लोग से पूछे कि लोथल जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो लोथल जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब पूछे कि लोथल की खोज किसने किया? लोथल का उत्खनन किसने किया था? तो रंगानाथ राव किए थे। कौन किए थे? रंगानाथ राव किए थे। रंगानाथ राव। रंगानाथ राव लोथल की खोज कब किए थे? तो 1954 ईस्वी में किए थे। इस एक्स्ट्रा बात को जो बताते हुए हम चल रहे हैं इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ये न रहकर यहाँ से भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो जो एक्स्ट्रा बातें बताते हुए चल रहे हैं उसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के जो निवासी जो लोग जो थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है सोना का, चांदी का, लोहा का, तांबा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी लौह युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की। जो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो कृषि पर आधारित थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग किसकी उपासना करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की, इंद्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था? ग्रामीण सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, भोजन संग्राहक सभ्यता था, कली कबीलाई सभ्यता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता जो था वो शहरी सभ्यता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। अगर पूछे कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तब होगा राखी गढ़ी। कौन? राखी गढ़ी। अगर आप लोग से पूछे कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा से पूछे कि हड़प्पा हड़प्पा की खोज कब हुआ था? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। अब है कालीबंगा, कालीबंगा की खोज कब हुआ था? इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। अब है लोथल, लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। जो हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कौन किया था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कर्नल वर्क्स ने, और अगला है आपका मैक्स मुलर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम कौन किया था? दयाराम साहनी किए थे। अब बताइए कि हड़प्पा जो है कौन नदी के किनारे? हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कौन नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे? अभी बताया हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन है नगर योजना व वास्तुकला, व्यापार, कला या पशुपालन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी जो विशेषता थी वहाँ की नगर योजना व वास्तुकला की विशेषता थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन काल था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन काल था वो कैसा था? ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका, गणतंत्रनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता की जो प्रशासन था वो नगर पालिका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस ऑप्शन है विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण था वो विदेशी आक्रमण भी था, प्राकृतिक कारण भी था, मानवीय कारण भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन का ये सभी कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? मतलब सूती कपड़े का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? ऑप्शन है आपका कालीबंगा, रंगपुर, उसके बाद है सुतका गेंडोर और मोहनजोदड़ो। तो जो यहाँ से जो सूती वस्त्र का जो मिला है वो मिला है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किया था? ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, आर एस बिष्ट। जो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन जो था वो राखल दास बनर्जी किए थे। कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग बताइए कि राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की उत्खनन कब किए थे? तो यह किए थे 1922 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए अभी आ गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे है। कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोहनजोदड़ो की जो भाषा है वो सिंधी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है? अभी हम पीछे बताए थे कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल गुजरात में। अब आप लोग बताइए कि लोथल की खोज कौन किया था? लोथल का उत्खनन कौन किया था? तो लोथल का उत्खनन रंगानाथ राव किए थे। कौन किया था? रंगानाथ राव किए थे। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि
प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण जो है किया गया था साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेष के आधार पर या उपयुक्त डी सभी। तो देखिए प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया था इन सभी के आधार पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में। तो जो कालीबंगा जो है वो पंजाब में स्थित है। सॉरी, हाँ पंजाब में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो कालीबंगा है, कालीबंगा की खोज कौन किया था? कालीबंगा की खोज किए थे बीबी लाल। कौन किए थे? बीबी लाल। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कालीबंगा पंजाब में है। इसकी कौन नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसका उत्खनन कौन किया था? बीबी लाल किए थे। और इसी घग्गर नदी को अब सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए आ गया, अभी पीछे बताया है रावी, सिंधु, सतलज, सरस्वती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। उसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? जो सिंधु सभ्यता जो है, जो नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटजी से, राखी गढ़ी से। जो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता जो था किस देश के साथ उसका व्यापार नहीं होता था? ऑप्शन है मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ सिंधु सभ्यता का जो व्यापारिक संबंध नहीं था। मेसोपोटामिया से था, ईरान से था, अफगानिस्तान से था। अब हम आप लोगों को बता दें कि जो मेसोपोटामिया जो था, ये जो यहाँ पर जो आप लोग ईरान देख रहे हैं, ईरान से किस चीज का व्यापार होता था? तो ईरान से जो है वो सोना का व्यापार होता है। क्या चीज का होता था? ईरान से सोना का व्यापार होता था। अब यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से भी सोना का व्यापार होता था। अफगानिस्तान से भी क्या चीज का व्यापार होता था? सोना का व्यापार होता था। और अफगानिस्तान के साथ सोना के साथ साथ चांदी का भी व्यापार होता था। तो इसको भी आप लोग एक्स्ट्रा बात जो भी बता रहे हैं उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? जो सिंधु वासी जो थे उनके प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है इंद्र थे, विष्णु थे, पशुपति महादेव थे, गणेश थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव थे। सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वो थे पशुपति महादेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? इसका सीधा मतलब हुआ कि कौन से स्थान को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है। अब बताइए आप लोग कमेंट में कीजिए कि हड़प्पा की खोज कब हुआ? हड़प्पा की खोज कब हुआ और किसने किया? और कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है किस राज्य में स्थित है? अभी हम पीछे बताया, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन है मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो जो सिंधु सभ्यता में जो समाज का जो स्वरूप जो था वो कैसा था? इस जो पितृ सत्तात्मक था। कैसा था? पितृ सत्तात्मक समाज था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता के समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है 2 नंबर का कि सिंधु घाटी के समकालीन 2 अन्य सभ्यताओं के नाम लिखे। तो आप लोग लिख सकते हैं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, फारस की सभ्यता भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो किस आकार का है? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार। जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो इस प्रकार का है। कैसा है? त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है? मतलब कहाँ पर
सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ऑप्शन है लोथल, सुतकोतडा, रोपर, बनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपर। रोपर में पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो कहाँ प्राप्त है, कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया, कब किया और यह कौन से नदी के किनारे स्थित है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो को, हड़प्पा और लोथल को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, लोथल और कालीबंगा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कही जाती है। और यह जो जुड़वा राजधानी वो कौन कहा था? तो पिगट नामक एक इतिहासकार ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मतलब राखल दास बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो का जो अवशेष था वो किस वर्ष खोजे थे? ऑप्शन है 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। अब 1921 में क्या हुआ था? तो 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। किसका हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ था। हड़प्पा का खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? जो पशुपति का जो मुहर जो मिला था उसमें से कौन से जानवर नहीं था? हाथी, बाघ, शेर और भैंस। तो हाथी भी था, बाघ भी था, भैंस भी था, लेकिन शेर उसमें नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो शेर नहीं था तो उसके जगह पर क्या था? तो उसके जगह पर गेंडा था। 4 पशु था, याद रखिएगा, हाथी, बाघ, भैंस और गेंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिले। हल के जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा से, रंगपुर से, लोथल से, रोपर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से। कालीबंगा से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अब आप लोग बताइए कि कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में है। राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किसका उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का, लोथल का, कालीबंगा का। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन करवाया था? तो राखल दास बनर्जी। कौन करवाया था? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि लोथल का उत्खनन किसने करवाया था और कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है? इंडिका जो है वो किसकी रचना है? चाणक्य की, मेगास्थनीज की, हर्षवर्धन की, कालिदास की। जो इंडिका जो है, इंडिका की रचना कौन है? मेगास्थनीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चाणक्य, चाणक्य का क्या था? चाणक्य का था अर्थशास्त्र। चाणक्य का क्या था? अर्थशास्त्र था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन महिला संत थी? मतलब ये जो 3 ऑप्शन जो दिया गया है इन तीनों ऑप्शन में से महिला संत कौन थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है मीरा, अंडाला, कराईकल, इनमें से सभी। तो मीरा, अंडाला, कराईकल ये सभी महिला संत थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क। जो धम्म की जो शुरुआत हुआ था उसको अशोक किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से, मुसोलिन से। जो समुद्रगुप्त की जो तुलना होती है वो नेपोलियन से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन थे? चंद्रगुप्त थे। अब आप लोग बताइए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? जो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो थे बिंबिसार। कौन थे?
बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार है और ये बिंदुसार है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। यह बिंबिसार हर्यक वंश से थे और यह बिंदुसार मौर्य वंश से थे। अब नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद नंद। कौन थे? महापद नंद, महापद नंद थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो थे किस वंश के शासक थे? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो जो अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो था वो किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त। जो मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य में आया के शासन काल में आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? कादम्बरी में किसके शासन काल का वर्णन है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। जो कादम्बरी में हर्षवर्धन के शासन काल का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र जो है उसकी रचना कौन किया था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कालिदास, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहासकार कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मतलब भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेज का काल। तो भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण काल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से? अभी हमने आपको पीछे बताया बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो शिशुनाग थे। कौन थे? शिशुनाग थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त थे। कौन थे? चंद्रगुप्त थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक महापद नंद थे। कौन थे? महापद नंद थे, महापद नंद थे। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? सेल्यूकस जो था अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? ऑप्शन है अशोक से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त मौर्य से, कनिष्क से। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना की जो विवाह था वो चंद्रगुप्त मौर्य से किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास जो थे वो किसके समकालीन थे? अशोक के समकालीन थे, चंद्रगुप्त के समकालीन थे, सॉरी समुद्रगुप्त के समकालीन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। जो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त दो के समकालीन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस भारतीय शासक को कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। जो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी। जो पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना हुआ था वह गंगा, याद रखिएगा गंगा, एक मिनट ही गलत लिखा गया है, थोड़ा इसको सही कर देते हैं। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था गंगा, सोन और पुनपुन तीनों के संगम पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, वानभट्ट, हरिसेन। तो इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में है? 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में, 14वें शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वें शिलालेख में। धर्म विजय का जो उल्लेख है अशोक के 13वें शिलालेख में सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिला में अवस्थित है? जो 16 महाजनपद जो था उसी 16 महाजनपद में से एक कौन था? अंग था। और जो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में
अंग वर्तमान में बिहार के किस जिला में स्थित है? तो अंग जो है वर्तमान के बिहार में औरंगाबाद और भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? औरंगाबाद, औरंगाबाद और भागलपुर में, औरंगाबाद और भागलपुर में है। तो देखिए ऑप्शन में देखिए, पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर। भागलपुर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में भागलपुर न देकर औरंगाबाद दे दे, तो औरंगाबाद भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्षेत्र भागलपुर में है और कुछ क्षेत्र औरंगाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवक कहाँ के रहने वाले थे? जीवक जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है तक्षशिला के, बनारस के, पाटलिपुत्र के, राजगिरी के। जो जीवक जो थे वो राजगिरी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? राजगिरी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उस समय जो राजगिरी जो था वो मगध की राजधानी था। मगध की राजधानी पूछ सकता है आपके, पूछ सकता है क्वेश्चन कि मगध की राजधानी कहाँ है? तो मगध की जो राजधानी है वो राजगिरी है। कहाँ है? राजगिरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजगिरी। और जीवक वहीं के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। युधिष्ठिर जो थे वो पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? अब उसको छोड़िए, सबसे पहले बताइए कि महाभारत की रचना किसने किया था? तो महाभारत की रचना जो वेद व्यास किए थे। कौन किए थे? वेद व्यास किए थे। अब बताइए कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो महाभारत की रचना जो हुआ है वो संस्कृत में हुआ है। किस चीज में हुआ है? संस्कृत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20। जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई एक पुराण का नाम आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए एक हम बता देते हैं, मनु, एक सॉरी, अब आप लोग कोई भी एक पुराणों की संख्या आप लोग कमेंट कीजिए। एक हम बता दिए, चलिए विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। अब आप लोग कोई एक और कोई पुराण का नाम आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनु स्मृति के रचयिता कौन थे? मनु स्मृति जो था उसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन है वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मनु जो थे, मनु स्मृति के रचयिता थे। वेद व्यास किसके थे? अभी बताया है, वेद व्यास महाभारत के थे। वेद व्यास किसके थे? महाभारत के थे। वाल्मीकि किसके थे? वाल्मीकि जो थे वो रामायण के थे। वाल्मीकि किसके थे? रामायण के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनु स्मृति जो है उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8, 9। तो मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है ये हमने पिछले क्लास में बताया है। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा? अभी बताया महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के महाकाव्य है। जो प्राचीन भारत के महाकाव्य कौन कौन है? तो महाकाव्य की संख्या 2 है। एक है रामायण, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। महाभारत, महाकाव्य की संख्या 2 है, एक रामायण और एक महाभारत। तो यहाँ देखिए महाभारत कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामायण की रचना किसने की? अभी बताए रामायण की रचना कौन किए थे? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कौन किए थे? महर्षि वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांडीव। गांडीव क्या था? गांडीव जो था वो क्या था? अर्जुन का भाई था, अर्जुन का पुत्र था, अर्जुन का धनुष था, अर्जुन का मित्र था। तो गांडीव जो था वो अर्जुन का धनुष था। गांडीव क्या था? अर्जुन का धनुष था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने सामने की सेना कौन थी? मतलब जो महाभारत का जो युद्ध हो रहा था तो एक तरफ अर्जुन थे और दूसरे तरफ कौन थे? द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, दुर्योधन था, उपयुक्त सभी। तो दूसरे तरफ ये तीनों थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीता में उपदेश दिया गया है। गीता जो है, गीता में क्या उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है, या डी उपयुक्त में से सभी। तो गीता में ये सभी उपदेश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि जो महाभारत जो है, महाभारत में पर्वों की संख्या कितना है? महाभारत में कुल पर्व कितना है? 18 पर्व है। और इसी 18 पर्व में एक है
भीष्म पर्व, और उसी भीष्म पर्व को भागवत गीता के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का, भीम का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र जो है, गंगा पुत्र अर्जुन को कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। गंगा पुत्र किसको कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, गंगा पुत्र के नाम से भीष्म को जाना जाता है। अब यहाँ पर हमने आपको बोला कि कमेंट में करने के लिए घटोत्कच, तो घटोत्कच जो था वो भीष्म और भीष्म, देखिए भीष्म, भीष्म और भीष्म और राक्षसी, भीष्म और राक्षसी का पुत्र था। भीष्म और राक्षसी का पुत्र था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको इसका आंसर बताया केवल और केवल इसके लिए, भीष्म न देकर हो सकता है राक्षसी दे दे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राक्षसी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बता ही दिए कि गंगा पुत्र के नाम से कौन जाना जाता है, तो गंगा पुत्र के नाम से भीष्म जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? जो मानव जीवन का जो आश्रम होता है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्गों में बांटा गया, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्गों में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी वो 5 पांडवों की पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था वो किसका पुत्र था? अभिमन्यु जो था अर्जुन का पुत्र था। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। लेकिन एक और एक्स्ट्रा बात बता रहा है, अर्जुन अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। अर्जुन और सुभद्रा, अर्जुन और सुभद्रा, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र कौन था? अभिमन्यु था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, ये क्या है सारीनाथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? अब ये बताइए। जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था सुदोधन। क्या नाम था? सुदोधन। तो इस सब को भी आप लोग याद रखिएगा। इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था महामाया। महामाया जो थी कुलीय वंश की थी। इनका विवाह कब हुआ? इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। इन्होंने अपना घर कब छोड़ा? इन्होंने अपना घर कब छोड़ा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये जो उपदेश दिए थे वो कौन भाषा में दिए थे? यह जो उपदेश अपना दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्स्ट्रा बातें बताया है उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य जोड़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? जो आर्य लोग जो थे उनका सबसे प्रमुख पशु क्या था? ऑप्शन है गाय, बैल, सांड, घोड़ा। जो आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु जो था वो बैल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंध किसका है? श्वेतांबर और दिगंबर का। जैन धर्म आगे चल के 2 भाग में टूटा, एक कहलाया श्वेतांबर और एक कहलाया दिगंबर। बौद्ध धर्म भी आगे जाकर 2 पार्ट में टूटा, एक कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया महायान। दूसरा क्या कहलाया? महायान। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध जो पहला जो अपना प्रवचन दिए थे वो क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागान,
मध्य समागम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था उनमें से क्या नहीं था? तो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग था, अभी हम बता देते क्या था। सभ्यक दृष्टि था, सभ्यक संकल्प था, सभ्यक वाणी था, सभ्यक कर्मांत था, सभ्यक आजीवक था, सभ्यक व्यायाम था, सभ्यक स्मृति था, सभ्यक समाधि था। तो इसमें चरित्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों का वर्णन करें, 2 नंबर में पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? ऑप्शन है आनंद एवं उपाली, कश्यप, शरीपुत्र एवं गौत्रलायन, उपयुक्त सभी। जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो थे आनंद और उपाली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदाय में हुआ? क्वेश्चन कह रहा है कि जो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, वो किसके शासन काल में यह हुआ था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, धर्मपाल। तो जो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था हीनयान और महायान में, वह हुआ था कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में। किसके? कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, वो बौद्ध धर्म का कैमा बौद्ध संगीति था उसमें हुआ था। जो चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था, याद रखिएगा, जो चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में जो हुआ था, उसी में यह बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। अगर पूछ दे कि यह कब हुआ था, इसका ईस्वी पूछ दे, तो यह होगा 72वीं ईस्वी में हुआ था। जो भी एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं उसको भी आप लोग नोट करते हुए चले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? मतलब कि गौतम बुद्ध जो अपना घर को जो छोड़े थे, उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाभिष्क्रिनमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? जो आर्य लोग जो थे उनका सबसे प्रमुख पशु कौन था? ऑप्शन है गाय, बैल, सांड, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल था। क्या था? आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु था वो कौन था? बैल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था? मतलब आर्यों जो लोग सबसे ज्यादा जो पीना पसंद करते थे वो क्या करते थे? ऑप्शन है सोमरस, दूध, सूरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमरस। आर्यों जो सबसे ज्यादा जो पीना पसंद करते थे वो क्या था? सोमरस पीना पसंद करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पर किए थे? ऑप्शन है बनारस में, सारनाथ में, राजगिरी में, चंपा में। जो ये जो किए थे, क्या बोलते हैं, बौद्ध संघ की जो स्थापना जो किए थे, यह किए थे सारनाथ में। कहाँ पर किए थे? सारनाथ में किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, शैव धर्म से। जो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए जो त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं? तो त्रिपिटक में 3 आते हैं। एक का नाम है क्या? सूत पिटक, सूत पिटक। दूसरा का होता है विनय पिटक। दूसरा क्या होता है? विनय पिटक। और तीसरा होता है अभिधम पिटक। तीसरा क्या होता है? अभिधम पिटक। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का मतलब होता है ज्ञान की टोकरी। और इसमें तीन पिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जो है, यह त्रिरत्न का जो संबंधित है, यह किस धर्म से? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। ये जो त्रिरत्न जो है, यह जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि ये 3 रत्न कौन-कौन से होते हैं? एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न के नाम लिखे। तो 3 इसका क्या होता है? पहला होगा सभ्यक दर्शन, सभ्यक ज्ञान, पहला होता है सभ्यक ज्ञान, दूसरा होता है सभ्यक दर्शन, दूसरा क्या होगा? सभ्यक दर्शन, और तीसरा होता है सभ्यक आचरण, सभ्यक आचरण। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न की नाम लिखे। तो पहला होता है सभ्यक ज्ञान, सभ्यक दर्शन और सभ्यक आचरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो थी वो क्या थी? मतलब नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, शिकारी सभ्यता थी, और इनमें से कोई नहीं। तो जो वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसे थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड बताइए। जो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 बीसी तक है। कहाँ से? 1500 से 600 बीसी। अगर आप लोग से पूछे कि ऋग वैदिक का क्या होता है, तो ऋग वैदिक का होता है 1500 से 1000। ऋग वैदिक का कितना है? 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक का कितना है? उत्तर वैदिक का आपका होगा, जो बच गया होगा उत्तर वैदिक का होगा 1000 से 600। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल का समय काल क्या था। तो ऋग्वैदिक काल का समय काल होगा 1000, 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन ने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? मतलब जो महावीर स्वामी जो थे उनको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ऑप्शन है आपका गंगा नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे। तो महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध की चर्चा करें। ऋग्वेद में जो 10 राग युद्ध की जो चर्चा है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ऋग्वेद में जो 10 राग युद्ध की चर्चा कैमे मंडल में है? 10 जो मंडल है उस 10 मंडल में से कैमे मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा है। जो अब इसका आंसर देखते हैं, इस 10 राग युद्ध जो हुआ था वो किस नदी के किनारे पर हुआ था? ऑप्शन है हर्षद्वती नदी के किनारे, शत्रुद्री नदी के किनारे, परुशनी नदी के किनारे, आश्विनी नदी के किनारे। जो 10 रागयुद्ध जो हुआ था वो परुशनी नदी के किनारे हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये 10 रागयुद्ध की क्षमा कैमे मंडल में है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अब जो बौद्ध संगीति जो हुआ था, सबसे पहले हम बता देते हैं कि बौद्ध संगीति जो पहला बौद्ध संगीति जो था, पहला बौद्ध संगीति वह हुआ था 483 में। कब हुआ था? 483 बीसी में, 483 बीसी में हुआ था। जो दूसरा जो था बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 बीसी में। कब हुआ था? 383 बीसी में। तीसरा जो बौद्ध संगीति जो था, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था 250 बीसी में। कब हुआ था? 250 बीसी में। और चौथा जो बौद्ध संगीति जो था वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब यह जो प्रथम बौद्ध संगीति जो था, प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो बौद्ध संगीति जो था, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो चौथा बौद्ध संगीति जो था, चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। तो इस चारों को सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? यही यही कुंडलवन को कश्मीर के नाम से जाना जाता है। कुंडलवन कहाँ पर है? कश्मीर में। तो हो सकता है आपके ऑप्शन में कुंडलवन ना देकर कश्मीर दे सकता है, श्रीनगर दे सकता है। यह कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसको मिटाते हैं और फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति
483 बीसी राजगीर में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 बीसी वैशाली में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति 250 बीसी पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसको अब हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला इस क्वेश्चन का अब हम लोग आंसर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चतुर्थ, अभी हमने बताया चौथा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? अभी बताया है दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको याद रखिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। देखिए पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन में हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आर बी पी के, आर से राजगीर, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र और के से कुंडलवन। पहला कहाँ हुआ पर हुआ था? राजगीर में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? हाँ, अब हम बताते हैं कि चारों जो बौद्ध संगीति जो हुआ था किस किस शासक के, जो पहला जो बौद्ध संगीति जो था, पहला जो था वो हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरा जो बौद्ध संगीति जो था, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था काला अशोक के शासनकाल में। किसके? काला अशोक, काला अशोक। तीसरा जो बौद्ध संगीति जो था, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो बौद्ध संगीति जो था, चौथा हुआ था कनिष्क के समय। चौथा कब हुआ था? कनिष्क के समय। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। चौथा कनिष्क। चलिए अब हम लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासन काल में हुआ था? चौथा, अभी बताया चौथा किस में था? कनिष्क था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाई थी स्त्री, उस स्त्री का नाम क्या था? ऑप्शन है अम्बपाली, सालवती, गौतमी, सुजाता। जो गौतम बुद्ध को जो खीर खिलाई थी जो स्त्री, उस स्त्री का नाम था सुजाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। मतलब गौतम बुद्ध के समकालीन मगध का कौन सम्राट था? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक। तो जो गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे वो थे बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में हम आप लोगों को बता दें। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी में हुआ था। 563 ईस्वी लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम जो था वो था सुदोधन। क्या था? सुदोधन। इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था महामाया। इनके माता का नाम क्या था? महामाया। इनका विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध जो अपना घर गृह का जो त्याग किए थे वो कितने वर्ष की उम्र में किए थे? महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर हुआ था? जो इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वह बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा इसको, बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था। अब ये भी पूछता है कि बोध गया में जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह किस नदी के किनारे हुआ था? जो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वह निरंजना नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? निरंजना नदी के किनारे हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, निरंजना नदी, निरंजना नदी। इसी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी पूछ सकता है कि वह किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो
पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। क्या चीज के? पीपल, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? अभी बताया ना, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अभी बताया ना, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो जो धर्म चक्र परिवर्तन जो था, वो जो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसी को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रथम उपदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? अभी हम पीछे बताए थे जो हीनयान और महायान का जो बौद्ध धर्म का ही अंग था, जो चौथे बौद्ध संगीति जो कुंडल वन में हुआ था 72 ईस्वी में, वहीं से बौद्ध धर्म दो भाग में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां जो थी उसका असली नाम क्या था? जहां आरा, गुलबदन बेगम, मेहरूम निसा, चांद बीबी। तो जो मेहरूम नूरजहां का जो असली नाम था वो था मेहरू निसा बेगम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी जो है उसके लेखक कौन है? तो अब सबसे पहले हम बताते हैं क्या, एक अकबरनामा। अकबरनामा को कौन लिखा था? अकबरनामा को लिखा था अबुल फजल। अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है और इसी 3 भाग का एक भाग क्या है? आईने अकबरी है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जो तंबाकू का जो सेवन था उस पर किस शासक ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू के सेवन पर कौन लगाया था प्रतिबंध? तंबाकू के सेवन पर जहांगीर लगाया था। तंबाकू के सेवन पर कौन लगाया था? जहांगीर लगाया था। यह भी पूछ सकता है कि तंबाकू के सेवन पर जहांगीर कब प्रतिबंध लगाया था? तो 1617 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? 1617 ईस्वी में लगाया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जहांगीर लगाया था और कब लगाया था? तो 1617 ईस्वी में लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में विभक्त है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबरों का वर्णन है? अकबर के कितने शुभ्रो कालों का वर्णन है आईने अकबरी में? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करवाए हुए हैं। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर कमेंट के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी के अनुसार भूमि के कितने वर्गों में बांटा गया है? आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कै वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को 4 वर्गों में बांटा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आईने अकबरी का अनुवाद कौन किया था? ऑप्शन है बेबरीज, गैरेट, ब्लैकमैन, सभी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी को इन तीनों आदमी ने अनुवाद किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अभी पीछे बताए थे अकबरनामा की रचना कौन किया था? अबुल फजल किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबरनामा बाबरनामा बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? जो बाबरनामा जो था वो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है बदायूनी, अबुल फजल, जहांगीर, बाबर। तो बाबरनामा जो था वो बाबर के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी। जो कुतुब मीनार का जो निर्माण जो था, स्मृति जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण
कब पूरा हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। जो मनसबदारी व्यवस्था जो था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे कि मनसबदारी व्यवस्था को कब लागू किया गया था, तो 1571 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1571 ईस्वी में किया गया था। यह मनसबदारी व्यवस्था क्या था? यह सैन्य और नागरिक प्रशासन व्यवस्था थी। यह एक सैन्य और नागरिक प्रशासन व्यवस्था थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या हम बोले हैं? सैन्य और नागरिक प्रशासन, सैन्य और नागरिक प्रशासन, सैन्य और नागरिक प्रशासन व्यवस्था थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है। जो जब्ती प्रथा जो था वो किसकी देन है? अकबर की, बीरबल की, टोडरमल की, मानसिंह की। जो ये जब्ती प्रथा जो था वो टोडरमल की देन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। अकबर से लेकर के आदम आदम से लेकर के अकबर के काल तक का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, सभी में। जो आदम से लेकर अकबर के काल तक का जो मिलता है जानकारी वो मिलता है अकबरनामा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए बाबरनामा के लेखक कौन है और जहांगीरनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध कौन लगाया था। तो प्रतिबंध लगाया था कौन? प्रतिबंध लगाया था जहांगीर। हम जैसे वहां पर बोलते हैं जहांगीर लगाया था। कौन लगाया था? जहांगीर लगाया था। जहांगीर जो लगाया था वो कब लगाया था? तो वो लगाया था 1617 ईस्वी में। कब लगाया था? 1617 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम स्टार्ट कौन किया था? स्टार्ट कौन किया था? आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जो तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम जो किए थे वो अकबर किए थे। कौन किए थे? अकबर किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अकबर स्टार्ट किए थे और जहांगीर इस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन था। जो अभिवादन का तरीका जो होता था वो मुगल दरबार में कौन था? ऑप्शन है कोर्निश, सजदा, पायबोस, इनमें से सभी। तो ये सभी अभिवादन के तरीका हुआ करता था मुगल दरबार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मुगल दरबार के अभिवादन के तरीकों का वर्णन करें। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि मुगल कालीन सिंचाई का साधन क्या था। मुगल कालीन जो सिंचाई का साधन क्या था? कुआं से, तालाब से, नहर से, इनमें से सभी। तो मुगल काल में सिंचाई का साधन कुआं से भी होता था, तालाब से भी होता था, नहर से भी होता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। आप सबसे पहले बताइए जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? बाबर किया था। बाबर इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का समाप्त कर भारत में एक नए वंश मुगल वंश की नींव रखी थी। तो कब रखी थी? तो 1326 ईस्वी में रखी थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। कब रखे थे? 1326 ईस्वी में रखे थे। यहाँ पर ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 1326 में रखे थे। कब रखे थे? 1326 में रखे थे। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। ये जो चार जो ऑप्शन दिया गया है इस चारों ऑप्शन में से किसको या किस शासक को प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। जो अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मज्म उल बहरीन की रचना की थी। मज्म उल बहरीन की रचना कौन किया था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा शिकोह, जैबुक निजाम। तो मज्म उल बहरीन की जो रचना जो था वो दारा किसको किया था? कौन किया था? दारा शिकोह किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। अब आप लोग अच्छे से पूरे क्लास को एक बार देख ले, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे जिसमें आधुनिक इतिहास का एक क्लास में रखेंगे। उसमें भी कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन को हम रखेंगे। अगर इस दोनों क्लास को आप लोग अच्छे से देख लेते हैं
तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप 50 में 50 सही करके आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? दिल्ली से दौलताबाद कौन शासक जो था वो अपना राजधानी को परिवर्तित किया था? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कब किया था? 1327 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग याद जो हम एक्स्ट्रा बातें बताते हुए चल रहे हैं उसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? गुलबदन बेगम को कौन आग्रह किया था हुमायूंनामा लिखने का? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, बाबर, और अंतिम ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक अबुल फजल, जो अकबर के अनुरोध पर हुमायूंनामा का किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चालू किया था? दीन ए इलाही अकबर कब चालू किया था? दीन ए इलाही अकबर 1882 ईस्वी में चालू किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट सॉरी 1882 नहीं, 1582, 1582। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न किसके दरबार में थे? ऑप्शन है अकबर के दरबार में, हुमायूं के दरबार में, शेरशाह के दरबार में, जहांगीर के दरबार में। नवरत्न जो थे वो अकबर के दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब नवरत्न में से जैसे हम दो तीन का नाम बता देते हैं। एक था बीरबल। क्या था? बीरबल। बीरबल। उसके बाद कौन था? तानसेन। उसके बाद कौन था? राजा मानसिंह। राजा मानसिंह। उसके बाद कौन था? राजा टोडरमल। टोडरमल। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 4 का नाम हम बता दिए, 5 का नाम अब आप कमेंट में कीजिए। ये भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है कि अकबर कालीन नवरत्नों के नाम लिखे, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का शासनकाल क्या था? जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीतल किस धातु का बना होता था? जीतल जो होता था वो कौन धातु का बना होता था? ऑप्शन है सोना का, चांदी का, तांबा का, पीतल का। जो जीतल जो होता था वो तांबा का बना होता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? पीछे बताए थे जो पूरा जो था 1000 से सॉरी 1 मिनट, 1500 से 600 बीसी तक, 1500 से 600 बीसी तक था, जिसमें से 1500 से 1000 जो था वो था ऋग्वैदिक काल का, और 1000 से 600 जो था वो था उत्तर वैदिक काल का। तो देखिए ऑप्शन में कहीं है, हाँ है ऑप्शन नंबर डी 1000 से 600। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? देखिए जैन धर्म में अभी तक कुल 24 तीर्थंकर है। अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो इन्हीं महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी को माना जाता है। लेकिन पूछे कि प्रथम महावीर स्वामी कैवें तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। एकमात्र जो महिला तीर्थंकर थी उनका नाम था मल्लीनाथ। वो कैमी तीर्थंकर थे? वो 19वें थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? भारत आने से पहले बाबर जो था वो कहाँ का शासक था? बाबर जो फरगना का, अफगानिस्तान का, यूनान का, अरब का। तो भारत आने से पहले बाबर जो था वो फरगना का शासक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर जो था वो टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया था? 1582 में, 1583 में, 1584 में, 1585 में। जो अकबर जो था वो टोडरमल को दीवाने अशरफ 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। औरंगजेब अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में। औरंगजेब जो था अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक कौन था? भारत का जो पहला मुगल शासक था वो बाबर था। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा शासक कौन था? दूसरा शासक हुमायूं था। दूसरा शासक कौन था? हुमायूं था। अब तीसरा शासक कौन था ये आप लोग कमेंट कीजिए और ये बताइए कि मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? इस दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर दीन ए इलाही को कब शुरू किया था? अभी पीछे बताए थे कब किया था? 1582 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1582। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का जो निर्माण था वो किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो ताजमहल का निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां करवाया था अपनी पत्नी मुमताज के याद में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तो 1632 में निर्माण क्या हुआ था? चालू हुआ था। 1632 में निर्माण होना चालू हुआ और 1648 ईस्वी में यह पूरा हो चुका था। इसको भी आप लोग याद रखिए। जो भी एक्स्ट्रा बातें बता रहे हैं उसको आप लोग याद करते चलिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त किया। अकबर जो था वो तीर्थ यात्रा समाप्त कब किया? 1563 में, 1564 में, 1565 में, 1566 में। अकबर जो था वो तीर्थ यात्रा 1563 ईस्वी में समाप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? वो कौन मुगल शासक जो था वो दास प्रथा को समाप्त किया था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो दास प्रथा को खत्म किए थे वो थे अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये भी पूछ सकता है कि दास प्रथा को कब समाप्त किए थे? तो 1562 ईस्वी में। कब? 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही किस शासक से संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, औरंगजेब से। जो दीन ए इलाही जो था वो अकबर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखी थी? जो फतेहपुर सीकरी में एक नया शहर जो बनाया जिसको फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना था वो किसके सम्मान में रखा था? बाबर के सम्मान में, मुहिउद्दीन चिश्ती के सम्मान में, सलीम चिश्ती की सम्मान में, निजामुद्दीन औलिया की निजामुद्दीन औलिया की सम्मान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजामुद्दीन औलिया की सम्मान में रखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन मुगल शासक लगाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध अकबर लगाया था। कौन लगाया था? अकबर लगाया था। कब किया था? 1582 ईस्वी में लगाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। और ये कब? तो 1582 ईस्वी में। जो भी एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए और विश्वास कीजिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? जजिया को समाप्त कौन किया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो जजिया को समाप्त किया था अकबर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जजिया क्या था? जजिया जो था वो गैर मुसलमानों से लेने वाला एक कर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी कौन बनाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाया था वो बनाया था अकबर। कौन बनाया था? अकबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा शुरुआत किया था? झरोखा दर्शन की प्रथा को कौन शुरुआत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। कौन किया था? अकबर किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? ऑप्शन है बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीम खान, फैजी। जो अकबर का जो संरक्षक था वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके शासन काल में था? मुगल कालीन चित्रकला जो था वो सबसे अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन में था? हुमायूं के शासन काल में, अकबर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में, शाहजहां के शासन काल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर के शासन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुजुके ए बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? तुजुके ए बाबरी को किसने अनुवाद किया था फारसी में? ऑप्शन है अबुल फजल, अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम,
दौलत खान। तो इसको जो फारसी में अनुवाद किया था वो था अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम, इसका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो तुजुके ए बाबरी को अब्दुल रहीम खान ए खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि तुजुके ए बाबरी किसकी आत्मकथा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? जो लोदी वंश जो था, उस लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, क्राफुट। जो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था कौन? इब्राहिम लोदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी और लोदी वंश का अंत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर मुगल साम्राज्य की नींव कब रखी? ऑप्शन है 1526 में, 1530 में, 1540 में, 1556 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1526 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की जो आत्मकथा था उसका नाम क्या है? बाबरनामा, तुजुके बाबरी, किताबुल हिंद, रेहला। जो बाबर की जो आत्मकथा है उसे बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। अब तुजुके ए बाबरी किससे है? तुजुके ए बाबरी बाबर से संबंधित है। किताबुल हिंद की रचना कौन किया था? अल बरूनी। कौन किया था? अल बरूनी। अल बरूनी याद रखिएगा। रेहला किसका है? रेहला है इब्न बतूता का। रेहला है इब्न बतूता का। इसको भी याद करिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको याद करते हुए रहिए। इस जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। ये सभी जो भी चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अभी इसमें हम डाले हुए हैं 200 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने आप में 200 नहीं, जो भी हम एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं एक से कितना क्वेश्चन बन रहा है? एक से कम 2 या 3 क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 200 को 3 से गुना कर लीजिए, 200 को 3 से यहाँ पर 600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस 600 क्वेश्चन अभी इस क्लास में हो रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको याद करते हुए चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1561 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। यह कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। और इसी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह आलमगीरी के नाम से जाना जाता है? कौन मुगल बादशाह जो था वो आलमगीरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। जो आलमगीरी के नाम से जाना जाता है कौन? औरंगजेब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, चलिए हम बता देते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसको याद रखिएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर उसी जीत के बाद भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक, पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक बाबर था। पहला मुगल शासक बाबर था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब किया? 1526 ईस्वी में किया था। और जो अंतिम जो मुगल बादशाह वो कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो कर था वो किससे लिया जाता था? ऑप्शन है व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्बियों से। जजिया जो था वो जिम्बियों से लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन के झोपड़ा जो था वो क्या था? ऑप्शन है घर था, मंदिर था, मस्जिद था, मकबरा था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो मस्जिद था। क्या था? मस्जिद था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो था वो मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे मस्जिद कहते हैं वो कहाँ पर है? वो राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का जो असली नाम जो था वो क्या था? ऑप्शन है महेश ठाकुर, दिनेश ठाकुर, दारा,
महेश दास। जो बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। क्या था? महेश दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बीरबल जो था अकबर के दरबार में जो 9 जो रत्न थे उसी 9 रत्न में से एक उसमें कौन? बीरबल भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1526 में, 1527 में, 1529 में, 1530 में। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 16 मार्च, हम पूरा लिख देते हैं, 16 मार्च 1527 में हुआ था। 16 मार्च 1527 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर के द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। अब बाबर के द्वारा लड़ा गया तीसरा युद्ध आप लोग कमेंट में बताइए उस युद्ध का नाम क्या था और वो कब लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? अबुल फजल का जो कत्ल था वो कौन किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जो अबुल फजल को जो मारा कत्ल किए थे वह किए थे जहांगीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में जहांगीर ना हो तो हो सकता है लिखा हुआ आप लोग को मिले क्या? राजकुमार सलीम। राजकुमार सलीम। और इसी सलीम को किस नाम से जाना जाता है? राजकुमार सलीम का ही जहांगीर को ही बोला जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में या तो जहांगीर दे सकता है, अगर जहांगीर नहीं होगा तो क्या होगा? राजकुमार सलीम पूरा, नहीं तो शॉर्ट में सलीम भी दे सकता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर कौन था? ऑप्शन था जजिया, जकात, खम्ब, तीर्थ यात्रा। इसका आंसर अभी हम पीछे बताए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका आंसर आप लोग क्या चीज बताइए? कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण देव राय की रचना कौन है? ये जो नीचे में जो चार जो दिया हुआ है इसमें से बताइए कि कृष्ण देव राय की रचना कौन है? ऑप्शन है अमुक्त माल्यादा, कुमार संभव, देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस। जो कृष्णदेव राय की जो रचना है वो है अमुक्त मल्यादा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस को कौन लिखा था? विशाख दत्त। कौन लिखा था? विशाख दत्त। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बताइए कि कृष्णदेव राय जो थे वो कौन वंश के थे? कृष्णदेव राय किस वंश के थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोपुरम का संबंध था, गोपुरम का संबंध किससे था? व्यापार से, गाय से, मंदिर से, नगर से। जो गोपुरम का जो संबंध जो था वो था मंदिरों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक जो था वो कौन था? देवराय, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय। तो विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक जो थे वो थे कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना था वो हरियर और बुक्का ने किया था। कौन किया था? हरियर और बुक्का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हरियर और बुक्का कब किया था? जो किया था वो 1336 ईस्वी में किया था। हरियर और बुक्का किस वंश से थे? हरियर और बुक्का जो थे वो संगम वंश से थे। कौन वंश के थे? संगम वंश के थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे? अभी बताए है 1336 ईस्वी में। कब किए थे? 1336 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से। हम्पी जो था वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र के लेकर संघर्ष होता था? विजयनगर और जो बहमनी राज्य जो था इन दोनों के बीच किस क्षेत्र को लेकर बार बार संघर्ष युद्ध होते रहता था? तो वो रायचूर के द्वाब के लिए होता था। किसके लिए? रायचूर के द्वाब के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सबसे पहले कौन विदेशी यात्री जो था वो भारत विजयनगर आया था? सबसे पहले विजयनगर आने वाला यात्री कौन था? वो था निकोलस कोंटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकोलस कोंटी जो था वो कहाँ का था? निकोलस कोंटी इटली का था। निकोलस कोंटी कहाँ का था? इटली का था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व
वारसत्व स्थल में किस वर्ष घोषित किया गया, मतलब हम्पी को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया। ऑप्शन है 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। हम्पी को यूनेस्को में 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है बटार, हम्पी, बीदर, गुलबर्गा। तो इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? बीदर में थी। कहाँ पर थी? बीदर। बीदर और गुलबर्गा दोनों में थी। बीदर, यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन डाले, हो सकता है कि कोई एक ही ऑप्शन देगा, या तो बीदर देगा नहीं तो गुलबर्गा देगा, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? ऑप्शन है विदिशा में, रायसेन में, सागर में, भोपाल में। तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। कहाँ पर है? रायसेन में स्थित है। ये जो भोपाल है यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? मतलब कौन ऐसा विदेशी यात्री था जिसके यात्रा वृत्तांत पर परदेसी मूवी बनाया गया था? ऑप्शन आपका है निकोलस कोंटी, अफनासी निकिंतन, जीएस लिविनदेव, डोमिंगो पेइस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफनासी निकिंतन। अफनासी निकिंतन। अब आप लोग बताइए कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परदेसी मूवी कब आया था? जो परदेसी मूवी जो आया था वो 1957 ईस्वी में आया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया था? जो विजयनगर साम्राज्य में जो महानवमी डिब्बे जो था उसको किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दिया था? ऑप्शन है डोमिंगो पेइस, फर्नाउस, अब्दुल रज्जाक, निकोलस कोंटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डोमिंगो पेइस ने विजय भवन की संज्ञा दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। सुल्तान के जो द्वार होता था उसमें प्रवेश द्वारों की कितनी संख्या थी? ऑप्शन है 2, 4, 7, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। प्रवेश द्वारों की संख्या कितना था? 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। जो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? हम्पी में, बेल्लोर में, चिदम्बरम में, श्रीरंगम में। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो हम्पी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयंकर व्यवस्था संबंधी थी। आयंकर व्यवस्था जो था वो किस साम्राज्य से संबंधित था? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। आयंकर व्यवस्था जो था वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? राय, सामंत, अमात्य, दीवान। तो विजयनगर के जो शासक जो होते थे वो अपने आप को राय कहते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत जो थे वो किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की, कार्तिकेय की। जो अलवार संत जो थे वो विष्णु की पूजा करते थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया जो है वो किस सिलसिले से संबंधित है? ऑप्शन है चिश्ती से, सुहरवादी से, कादरी से, इनमें से कोई नहीं। तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो ये सभी जो थे किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक कर दे और शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? अब सबसे पहले बताइए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 15 अप्रैल
1469 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलवंडी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी चीज एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको बार बार बोले, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है? कबीर का जो उपदेश जो संग्रह है वो किस में है? गुरु ग्रंथ साहिब में, बीजक में, गीत गोविंद में, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर का जो उपदेश है वो बीजक ग्रंथ से मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर अरबी भाषा शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है महान। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है महान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलसिला क्या है? सिलसिला जो है वो क्या है? मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है, मुसाफिर खाना है। सिलसिला जो है वो सूफी व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? जो पटना सिटी में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन है गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास। तो पटना में जो गुरु जन्म हुआ था उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। क्या है? गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए, गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इसको याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैमे गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव कौन थे? 5वें गुरु थे। प्रथम कौन थे? प्रथम थे गुरु नानक। प्रथम कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 5वें कौन थे? गुरु अर्जुन देव। 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। प्रथम थे गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1966 ईस्वी को पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे था? उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का जो श्रेय था वो किसे दिया जाता है? रामानंद को, कबीर को, नानक को, बल्लभाचार्य को। तो रामानंद को दिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक एक एक क्वेश्चन को हमने इस क्लास में रखा है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक एक चैप्टर की गहराई से क्वेश्चन को हमने इसमें रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामानंद को, बल्लभाचार्य को, कबीर को, चैतन्य को। तो पुष्टि मार्ग का जहाज बल्लभाचार्य को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश है? तो बीज ऑप्शन है कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का, रामानंद का। तो बीजक में जो है वो कबीर का उपदेश संग्रहित है। किसका है? कबीर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? अभी बताए थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु गुरु नानक थे। प्रथम कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म कब गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में, अजमेर में, पंजाब में, बंगाल में। तो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। इंडिका के जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य किसके है? कौटिल्य अर्थशास्त्र के है। कौटिल्य किसके है? अर्थशास्त्र के है। अल बरूनी जो है, अल बरूनी किसके है? अल बरूनी है किताब उल हिंद के। किसके है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के कौन है? अल बरूनी। कौटिल्य का क्या है? कौटिल्य का है अर्थशास्त्र। एक बार और लिख देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, मोहम्मद बिन
कासिम। तो अल बरूनी जो था वो गजनी के साथ भारत आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में जो कौन चीनी यात्री जो था वो भारत आया था? इत सिंह, फायान, वेनसोंग, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में फायान चीनी यात्री जो था वो भारत आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा गया है? निकोलस कोंटी को, जीएस लिविनदेव को, कार्ल मार्क्स को, इनमें से कोई नहीं। तो रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिविनदेव को कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता जो अपनी यात्रा जो था उसका विवरण किस भाषा में लिखा है? अरबी में, फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो इब्न बतूता अरबी भाषा में लिखा है। कैसा लिखा है? अरबी भाषा में लिखा है। अब आप लोग बताइए जो इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता किस देश का था? इब्न बतूता मोरक्को का था। कहाँ का था? इब्न बतूता मोरक्को का था। इब्न बतूता का जो बुक है उसका नाम क्या है? इब्न बतूता का बुक जो लिखा था ग्रंथ उसका नाम यात्रा वृत्तांत उसका नाम है रेहला। रेहला, एक गलती हो गया, रेहला। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अल बरूनी किस शताब्दी में आया था? अल बरूनी भारत किस शताब्दी में आया था? वो अल बरूनी जो था वो भारत कितवीं शताब्दी में आया था? ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। अल बरूनी जो था वो 11वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अभी बताया पीछे इब्न बतूता कहाँ किस देश का था? मोरक्को का था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया था? पुराणों का अध्ययन कौन वो विदेशी यात्री था जो पुराणों का अध्ययन किया था? आपका ऑप्शन है अल बरूनी, बर्नियर, इब्न बतूता, टेवनियर। तो पुराणों का अध्ययन जो किया था वो अल बरूनी किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बरूनी, टेवनियर। जो सती प्रथा का जो आंखों देखा हाल जो था वो इब्न बतूता ने प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो था किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी। तो इब्न बतूता जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किताबुल रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? अभी पीछे होता है किताबुल रेहला किसका है? इब्न बतूता का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? देखिए उस समय ये भी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। रेहला किसका है? इब्न बतूता का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा कर पूछ सकता है लेकिन आपको अपनी तैयारी को ऐसे रखना है कि कैसे भी पूछे उसका आंसर हम लोग को देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो फिरोज खिलजी था। कौन था? फिरोज खिलजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए फिरोज खिलजी। अगर पूछे कि खिलजी वंश का स्थापना कब हुआ था? तो खिलजी वंश का जो स्थापना हुआ था वो 13 जून 1290 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 जून 1290 ईस्वी को हुआ था। अगर पूछे कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो था कुतुब दिन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक था। कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज खिलजी कब किया? 13 जून 1290 ईस्वी को कहले था। उसका अंतिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अंतिम वंश कौन था? तो जो सबसे अंतिम वंश था वो था लोदी वंश। और लोदी वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? लोदी वंश का सबसे अंतिम राजा था इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराकर लोदी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? मतलब दिल्ली सल्तनत की जो एकमात्र महिला शासक जो थी उनका नाम क्या था?
चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी, वो थी रजिया सुल्तान। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? फ्रांसवा बर्नियर किस देश से भारत आया था? मतलब हुआ कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का था? फ्रांसवा बर्नियर जो था वो फ्रांस का था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर था। फ्रांसवा बर्नियर था क्या था? एक चिकित्सक था, एक राजनीतिक था, एक इतिहासकार था, इनमें से सभी। तो फ्रांसवा बर्नियर यह सभी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? बर्नियर जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? औरंगजेब के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में, बहादुर शाह के शासनकाल में। बर्नियर जो था वो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत है? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है वो किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी की, इब्न बतूता की, फ्रांसवा बर्नियर की, पीटर मुंडी की। तो ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर जो है वो फ्रांसवा बर्नियर का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था वो कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था। तो मेगास्थनीज जो था एक राजदूत था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब किया था? तो किया था 1206 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा जो था उसका निर्माण कौन करवाया था? ऑप्शन है बलबन, रजिया सुल्तान, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जो अलाई दरवाजा का जो निर्माण था वो अलाउद्दीन खिलजी करवाया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसी के साथ हम लोग का यह क्लास समाप्त हुआ। अब हमने आपको टोटल 200 प्लस क्वेश्चन करवाया है। जो आप लोग का जो हिस्ट्री का जो बुक है, हिस्ट्री का आप लोग का बुक है पार्ट 1। क्या है? पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो अभी हमने आपको करवाया है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 200 प्लस क्वेश्चन करवाया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर इस क्लास को अच्छे से देख लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन के साथ जो भी हमने एक्स्ट्रा बात बताया है उस सभी को आप अच्छे से देख लेते हो, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटेगा नहीं। अब बहुत जल्द हम जो ये पार्ट 3 जो बुक है इसका क्लास को लेकर आएंगे। इसमें भी हम कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन को लेकर आएंगे। मेरा कोशिश यही है कि आप लोग का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस क्लास को अच्छे से देखें, एग्जाम से पहले इसको बार बार देखते रहे। मेरा एक इस क्लास को लेने का एक ही मकसद है कि एक साथ पूरा का रिवीजन करवाना। चलो शिलालेख था, हमको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। जैसे है 10वां शिलालेख। 10वां शिलालेख में क्या चीज का जिक्र है? तो 10वां शिलालेख में जिक्र है कि राजा तथा उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचे। मतलब 10वें शिलालेख में कहा गया है कि जो राजा हो एवं जो उच्च अधिकारी सब जो कौन कौन हो, जो उच्च अधिकारी हो, वो हमेशा प्रजा के हित में सोचे। किसके हित में सोचे? प्रजा के हित में सोचे। जो 11वां शिलालेख है, जो 11वां शिलालेख में क्या बताया गया है? 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या है। किसकी? धम्म की व्याख्या है। 12वां शिलालेख है, 12वां में क्या चीज है? 12वां में है स्त्री, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति। इसको आप लोग याद रखिएगा। 13वें में क्या है? 13वें में है धर्म विजय की। और 14वें में क्या है? 14वां में है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, एक और चीज क्वेश्चन में पूछता है कि महाभारत में वर्णित विवाहों के नाम लिखे। तो पहला क्या है? पहला है इसमें ब्राह्मण विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह। तीसरा क्या है? आर्ष विवाह। चौथा है प्रजापत्य विवाह। उसके बाद है गंधर्व विवाह। उसके बाद है असुर विवाह। उसके बाद है राक्षस विवाह। और एक है
50 विवाह। तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग का समाप्त हुआ और बहुत जल्द पार्ट 3 के क्वेश्चन को लेकर मिलते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।